बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक एमएस एक्सेल के ऊपर मबनी है। आज की इस वीडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे कि आप किस तरह इसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। जी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। एक तो ये है कि आप अपने होम बटन पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करें और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन पे क्लिक करें तो ये आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन जो है वो आपके पास होम बटन पे जाएं और सर्च में एक्सेल का नाम लिखें, सबसे टॉप पे आएगा और ये आपके पास ओपन हो चुका है। थर्ड जो ऑप्शन है वो आपके पास है रन की। विंडो के साथ आपने आर को प्रेस करना है, रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, आपने इसमें एक्सेल लिखना है, EXCEL। ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। तो अभी तक आप सीख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के तरीके। तो अभी हम बात करते हैं इसके आउटलुक की कि ये आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसके प्रोफेशनल नाम्स क्या हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने रिबन पे। ये जो सारी आपको फॉर्मेटिंग की वर्किंग करने की ऑप्शंस शो हो रही हैं इन सबको हम रिबन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ जो हमारे कमांड्स हैं उनके हमारे पास आइकन सामने नज़र आ रहे होते हैं। हम इनकी मदद से अपना जो है वो भी एक्सेल में काम करते हैं। उसके बाद ये जो है आपके पास सामने ऊपर नज़र आ रही है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इस पर आप अपनी मर्ज़ी की कमांड्स ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ करें तो इसमें ये नई चीज़ें ये न्यू की ऐड कर दें। इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके ऊपर जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है कि आपने एक कोई भी बटन जो आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आप कोई वो चीज़ जल्दी से तलाश करनी होती है, वो काम आपने जल्दी से वो कमांड लगानी होती है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लें, क्योंकि आप रिबन में जाके उस चीज़ को ढूंढने की बजाय आपके सामने वो ऑप्शन हो जो आप बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं फार्मूला बार या डाटा बार, क्योंकि हमारे सेल में जो भी चीज़ मौजूद होती है, जो भी हमने लिखा हो वो आपको डाटा बार में शो हो रही होती है। ये जिस सेल को भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको ये यहाँ पे डाटा बार में शो हो रहा होगा। ये फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डाटा लिख रहा हूँ, ये आप देखिएगा जो भी डाटा है जिस सेल पे मैं जाऊँगा उसका डाटा आपको ऊपर वहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये हमारे पास है एड्रेस बार। एड्रेस बार या नेम ऑफ बॉक्स इसको इसलिए कहा जाता है कि आप जिस भी सेल पे जाएंगे उसका नाम यहाँ पे शो होगा। देखें अभी मैंने C11 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे C11 नज़र आ रहा है। C11 से मुराद ये है कि ये आपकी रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं। आपकी रोज और कॉलम्स को मिला के जो बनता है उसको सेल का नाम कहते हैं। मसलन B का मैंने 3 नंबर जो है वो रो ली है, तो अभी क्या है कि B कॉलम और रो नंबर 3। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, D कॉलम और 6 नंबर इसकी रो है तो D6 इसका नाम आएगा। तो ये आप समझ गए कि ये इसको एड्रेस बार या नेम बॉक्स इसलिए कहा जाता है। उसके बाद आपके पास ये नीचे जो नज़र आ रही हैं ये है शीट्स। बाई डिफ़ॉल्ट जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें आपके पास 3 शीट्स आती हैं। आप इसमें मज़ीद शीट्स ऐड करने के लिए न्यू शीट पर क्लिक कर सकते हैं। आपने इस शीट पर कुछ काम किया हो, इसकी नई शीट बनाना चाह रहे हैं तो इसको आप राइट क्लिक करके मूव और कॉपी पे जाएंगे तो क्रिएट अ कॉपी कर देंगे। और कहाँ पे आप कॉपी करना चाह रहे हैं, शीट 1 के बाद है, 2 के 3 के बाद, ये सबसे लास्ट में वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ शीट 3 के बाद है तो ये देखिए शीट 1 और शीट 1 ये ओरिजिनल है, ये शीट 1 की कॉपी है वो ऐड हो गई है। इन शीट्स को आप ख़त्म करने के लिए डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ये देखें ये भी आपकी शीट्स जो है वो डिलीट हो रही हैं। इसके बाद जो आपके पास ये आता है ये है शीट्स
में मूव करने के लिए कि आप फर्स्ट शीट पे सेल पे जाना चाह रहे हैं, उससे अगले सेल पे जाना चाह रहे हैं, तो ये मूव करने के लिए होता है। ये आपके पास स्क्रॉल बार्स हैं जो आपको अप एंड डाउन शीट में मूव करने के लिए मदद करती हैं। ये देखें, ये लेफ्ट और राइट के लिए होती है। उसके बाद ये सबसे नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, ये लेआउट्स हैं कि आप अपनी एक्सेल शीट को किस लेआउट में देखना चाह रहे हैं। लेआउट के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये जस्ट आइकन पे आप क्लिक करके अपने एक्सेल शीट का लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हम काम करते हैं वो नॉर्मल व्यू में काम करते हैं। तो जनाब ये होगा इंटरफेस। ये हमारे पास इसकी कस्टमाइज है, ये मिनिमाइज का बटन है जिसे एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा। ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर का है, इससे आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये क्लोज का बटन है। ये तो आपके पूरे सॉफ्टवेयर के लिए है। और ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये सिर्फ आपकी वर्कबुक के लिए है। वर्कबुक से मुराद ये जो आप वर्किंग कर रहे हैं, ये जो शीट है आपकी, ये इसको कंट्रोल करने के लिए। ये देखें, ये सिर्फ आपकी शीट पे अमल कर रहे हैं। इसका आपका एक्सेल जो है वो तो बंद या क्लोज नहीं होगा, लेकिन आपकी वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगी। इसको क्लोज करने से आपकी वर्कबुक क्लोज हो जाएगी। ये देखें, एक्सेल आपके पास ओपन है लेकिन वर्कबुक क्लोज होगी। अभी हम एक न्यू वर्कबुक ले लेते हैं जी। तो अभी तक हमने इसके एक्सेल के इंटरफेस को पढ़ लिया कि एक्सेल का जो इंटरफेस है किस चीज़ को क्या नाम देते हैं और क्या उसको कहते हैं जी। तो व्यूअर, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मेन्यू की। फाइल मेन्यू में हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें है सेव। सेव में यह है कि आपने जो भी नई वर्कबुक बनाई है उसको आपने सेव करना है। मसलन ये अभी वर्कबुक हमने नई ओपन की थी, तो इसमें कुछ हम डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बनाने का तरीका बताता हूँ कि आप किस तरह से एक स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड, उसके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने देना होता है हमारे स्कूल का नाम, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। इन सेल्स को हम सिलेक्ट करते हैं और इनको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने से ये होगा, ये सारे एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैं आपको दोबारा से करके बताता हूँ। मसलन हम बनाते हैं जी लर्न फॉर लाइफ स्कूल सिस्टम। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है जी क्लास, सॉरी हम पहले देते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम आ जाता है, उसके फादर्स का नेम आ जाता है, फादर्स नेम। और उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे क्लास के, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है। फादर्स नेम को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अपना स्टूडेंट का अपना नाम भी ऐड करना है। ये देखें, ये बेसिकली हमने देखा है, लेकिन ये आपको अभी इसकी लुक जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी। तो हम इसको अच्छे लुक बनाने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कैसे हम करेंगे, ये साथ साथ मैं आपको प्रोफेशनली करता जाऊँगा और आपको एक जो टैब है, एक एक आइकन, उसकी फंक्शंस, उसके काम भी समझाता जाऊँगा। तो सबसे पहले था हमारे पास क्विक एक्सेस में भी सेव का बटन है और फाइल में सेव का बटन है। तो सेव को क्लिक करते ही हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लोकेशन लेनी होती है कि आप अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं अभी डेमो मोड है तो डेस्कटॉप पे रखता हूँ, लेकिन अपनी फाइल को ऐसी सेफ जगह पे रखें यहाँ से वो बआसानी डिलीट ना हो सके और कोई भी उसको छेड़छाड़ ना कर सके। तो इसका हमने फाइल का नेम देना होता है। तो फाइल का नेम मैं अभी देख देता हूँ डेमो। तो इसको सेव कर लेते हैं। ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब हम जस्ट कंट्रोल एस करेंगे या इस सेव के बटन को प्रेस करते जाएंगे तो हमारी फाइल साथ साथ सेव होती जाएगी। उसके बाद फाइल मेन्यू में हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है सेव एज का। सेव एज का ऑप्शन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ऑलरेडी एक सेव फाइल को दोबारा से सेव करना चाह रहे हैं। अभी देखें, ये डेमो फाइल सेव तो थी, लेकिन हम इसको दोबारा से किसी और जगह पे या किसी और नाम से सेव करना चाह रहे हैं, तो हम इसको सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ओपन। ओपन से मुराद ये है कि अभी ये एक फाइल आपके सामने ओपन थी, ये डेमो की, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। या आपके पास एम्प्टी एक्सेल चल रहा है तो आपने इसमें कोई फाइल ओपन करनी है, तो इसके लिए हम ओपन का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करते हैं। ओपन करते हैं और यहाँ से लोकेट करते हैं कि अपनी की फाइल कहाँ पर है जी। आपकी फाइल डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में है, लेकिन मेरी फाइल जो थी वो डेस्कटॉप पे थी, तो मैं डेस्कटॉप से ये डेमो फाइल ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाती है।
नेक्स्ट इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है क्लोज का, क्लोज करने से ये फाइल क्लोज हो जाएगी। ये जैसा कि आप यहाँ के क्लोज बटन से भी कर सकते थे और ये क्लोज करने से भी हो सकती है। इसकी शॉर्ट कमांड अल्ट F4 है, अल्ट F4 से भी ये फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। अगर आप अपने कीबोर्ड से देखें, अभी मैं आपके सामने माउस से कोई काम नहीं करता, लेकिन अल्ट F4 मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। अगर आप कंट्रोल F4 करेंगे तो इसमें सिर्फ आपकी वर्क। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है इन्फो का। इन्फो में ये आपकी जो फाइल ओपन है उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि इस पर कोई प्राइवेसी लगी हुई है, आपने लगाई है या नहीं लगाई। उसके अलावा ये आपके पास ये ऑप्शन आ रही है फाइल का साइज़ क्या है, कब बनी है और किसने बनाई है और इसका डाटा क्या है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास रिसेंट का आता है। रिसेंट में आपने जितनी भी फाइल्स ओपन की होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी कि कौन कौन सी फाइल को आप पहले से ओपन कर चुके हैं। और यहाँ पे जो आपके पास आ रहा होगा वो उनकी लोकेशन आ रही होगी कि ये फाइल जो थी वो कहाँ से थी। जिस तरह ये डीमो फाइल पे मैंने क्लिक किया है तो ये डीमो फाइल जो थी वो डिस्कटॉप से थी। इसी तरह कोई और एक्सेल की फाइल यहाँ पे पड़ी होगी तो वो कहाँ से होगी, वो यहाँ पे आपके पास उसकी भी लोकेशन आ रही होगी। उसके बाद जो नया ऑप्शन है वो आपके पास है न्यू का। न्यू से आप यहाँ से अपनी वर्कबुक ले सकते हैं। यहाँ पे आप टेम्पलेट भी ले सकते हैं और ब्लैंक भी ले सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले ये ब्लैंक वर्कबुक आती है, लेकिन आप यहाँ से कुछ टेम्पलेट्स जो बनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने आपको दी हुई हैं, आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो मसलन आप इनवॉइस पे काम करना चाह रहे हैं तो आप इनवॉइस की टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं। ये ऑफिस अभी ऑनलाइन चला गया है, ऑनलाइन सर्चिंग कर रहा है कि कुछ आपको टेम्पलेट्स दे सके। ये देखें आपके पास ये मुख्तलिफ इनवॉइस की जो है वो टेम्पलेट्स आ चुकी हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें ये आपके पास एक बनी बनाई टेम्पलेट आ गई। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपने अपने पार्टिकुलर्स फिल करने होंगे और ये आपके पास एक इनवॉइस बन जाएगी। लेकिन मैं आपको एक सारी प्रॉपर फॉर्मेटिंग हर चीज़ सिखाने जा रहा हूँ तो मैं इस टेम्पलेट का भी यूज़ नहीं करूँगा। हम अपनी इनवॉइस खुद से जनरेट करेंगे। उसके बाद है आपके पास प्रिंट का ऑप्शन। जब आपने एक फ़ाइल बना ली है तो आपने उसको प्रिंट करना है, तो ये आपका प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप सबसे पहले प्रिंट के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप कॉपीज सेलेक्ट करते हैं कि आप कितनी कॉपियाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रिंटर लिस्ट आ रही होगी कि आपके पास कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है, आप वहाँ से प्रिंट करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है वो आपके पास है प्रिंट एक्टिव शीट, कि आपने सिर्फ एक्टिव शीट को प्रिंट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सेल में आपके पास 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। 3 के अलावा आपके पास यहाँ पे बहुत सारी शीट्स हो सकते हैं जिस पे आपने मुख्तलिफ चीज़ों का काम किया हो। मसलन आप एक आपका रिजल्ट कार्ड्स की शीट है, दूसरी आपकी फीस कलेक्शन की शीट है, तीसरी आपकी जो है वो लेक्चर्स के हवाले से कोई शीट है। तो आप इन शीट्स को किस तरह से प्रिंट करते हैं, आपको सिर्फ प्रिंट पे जाएं और यहाँ से सिलेक्ट करें कि आपने सिर्फ करंट पे शीट्स जो प्रिंट करनी है या आपने सारी शीटें प्रिंट करनी है। अगर आप प्रिंट इंटायर वर्कबुक करेंगे तो आपकी तमाम शीटें जो हैं वो प्रिंट होंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने पेजेस देने हैं कि शीट तो आपकी बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा डाटा था उसमें, तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं कि जी पेज 1 से लेकर पेज 3 तक ये प्रिंट करें, तो बाकी जो आपकी शीट है वो प्रिंट नहीं होगी। कोलैब की ऑप्शन आप उस वक्त यूज़ करते हैं कि आप चाहते हैं कि आप 2-3 कापियाँ बना रहे हैं यहाँ पे, तो आप चाहते हैं कि 1, 2, 3 पहले 1 से 7 तक के सारे पेज जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो निकलें, फिर दूसरा सेट इसी तरह निकले, तो ये इसके लिए आप कोलैब करते हैं। और इसको अगर आप अनकोलेटेड करते हैं तो ये आपको पहले एक पेज के साथ 3 कापियाँ निकाल देगा, फिर दूसरे पेज की 3 कापियाँ निकाल देगा, फिर तीसरे की, तो इसको आप मैनुअली फिर बाद में सेट बनाने पड़ेंगी आपको। उसके बाद आपके पास जो आता है वो ऑप्शन आती है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट 2 ऑप्शंस होते हैं आपके। कि लैंडस्केप में पोर्ट्रेट में करना चाह रहे हैं तो आप उसको एक सीधा जिस तरह आपके पास एक बुक होती है इस तरह करेंगे, और लैंडस्केप में आप ये नोट्स की तरह ये हो जाएगा। ये आप व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, लैंडस्केप व्यू इस तरह से होता है, यानी कि चौड़ाई के रुख पे निकलेगा जो भी आपका प्रिंट होगा। उसके बाद जो आपने चूज़ करना था वो लेटर साइज, वो सॉरी होता है पेपर साइज, कि आप कौन से पेपर पे प्रिंट कर रहे हैं। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो पेपर यूज़ हो रहे हैं वो A4 हो रहे हैं, कि हम A4 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे ऑफिस में ज़्यादातर A4 का जो पेपर है वो यूज़ होता है, या इसके अलावा हम लीगल पे काम करते हैं। लीगल वो
पेपर्स होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं। उसके बाद मार्जिन्स आ जाते हैं आपके पास। ये मार्जिन्स की ऑप्शन आपको तब समझ आएगी जब यहाँ पे हमारी फाइल में कुछ डाटा होगा। ये मार्जिन से मुराद है कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कितना कितना आप स्पेस छोड़ेंगे और कितना कितना आपको पास वो हो कि जगह यहाँ से भी खाली हो, जो आप अगर बुक वगैरह बना रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं तो उसकी बाइंडिंग के लिए एक प्रॉपर जगह बच सके। नो स्केलिंग से मुराद ये है कि आपकी जो है शीट वो नो स्केलिंग है, जो भी आपकी शीट ओरिजिनल है वही यहाँ पे प्रिंट होगी। इसके लिए मैं आपको नई वर्कबुक दिखाऊंगा जिस पे आपको मज़ीद तफसील से ये पता चल सकेगा कि ये नो स्केलिंग वगैरह ये किस तरह से मार्जिन्स जो हैं वो सेट होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आता है वो सेव एंड सेंड का है। सेव एंड सेंड में ये है कि आप अपनी फाइल को सेव तो कर रहे हैं लेकिन आप इसको कहीं पे ईमेल करना चाह रहे हैं, अपनी किसी वेब सर्विस पे अपलोड करना चाह रहे हैं, इसको पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं या कोई और फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। मसलन आप अपनी एक्सेल की फाइल को एज अ पीडीएफ किसी को भेजना चाह रहे हैं क्योंकि उसके पास एक्सेल नहीं है, या आप ये चाहते हैं कि वो आपकी फाइल में रद्दोबदल ना करे तो आप उसको पीडीएफ कर देते हैं। वो आपकी फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है, उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। हेल्प में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हेल्प ले सकते हैं, कोई भी अपने जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके हवाले से। ऑप्शंस में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स खुलते ही ये देखें, इसमें बहुत सारे जो है टैब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं अभी डिस्कस करूंगा कि इन चीज़ों का मकसद क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इस जगह पे जाते ही नहीं हैं। वो सिर्फ आपको मोटा मोटा एक दो रिजल्ट कार्ड बना के दिखा दिए, फीस कलेक्शन और कोई बिल वगैरह बना के दिखा दिया, तो वो आपको सिर्फ प्रैक्टिकली ये चीज़ एक दिखा देते हैं, एक चीज़ क्रिएट करके कि ये करनी है। लेकिन मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक फंक्शन का यूज़ बताऊंगा। बाकी जो भी चीज़ क्रिएट करनी है वो आपने अपनी मर्जी से करनी है। मैं सिर्फ आपको एक मेन चीज़ बताऊंगा कि आप ये जो एक की है, ये जो एक बटन है, कोई भी ऑप्शन है, उसका मेन मकसद क्या है, आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ एक रिजल्ट कार्ड बना के दिखा दूँ, लो जी आप अभी बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा वही मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप रिजल्ट कार्ड ही बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपली कुछ भी इस तरह का डिज़ाइन करने का मशवरा नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको सारी कीज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये कीज़ क्या हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं और कहाँ कहाँ पे ये इसका असर जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे अपने ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स पे। ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले जो आपके पास टैब है वो जनरल टैब है। जनरल टैब में आपके पास सबसे पहले कि मिनी टूल बार जो है ऑन द सिलेक्शन वो आपको नज़र आए या ना आए। तो अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो आपकी मिनी जो टूल बार है वो शो नहीं होगी। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन में चीज़ आती है वो ये है कि लाइव प्रीव्यू जो है आपका चल रहा होता है साथ साथ, तो वो आपको नज़र आता रहे, या आप जब अपनी वर्कबुक को फाइनल करें तो वो हो, लेकिन हम लाइव व्यू साथ साथ ही देखना चाहते हैं, इसको अनएबल ही रखें। कलर के में ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे एक्सेल की विंडो जो है वो ब्लैक है, लेकिन नॉर्मली ये ब्लू होती है, तो इसको आप यहाँ से ब्लू या ब्लैक का जो भी ऑप्शन देंगे आपकी ये विंडो का जो थीम है वो उस कलर में आ जाएगा। तो उसके बाद जो आपके पास है ये स्क्रीन टिप स्टाइल के, ये आपके पास शो हो या ना हो। जैसे कि आप देखते हैं कि ये मैंने किसी एक चीज़ के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है कि इसका क्या नाम है और क्या इसका काम है। तो ये चीज़ें अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं तो आप ऑप्शन में जाके इसको डिसेबल यहाँ से कर देते हैं कि डोंट शो हो, तो फिर ये आपको नहीं बताएगा कि ये कौन से फीचर पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास आता है कि जो आप जब भी अपनी एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कितनी रोज़ आएँ, क्या उसका फॉर्मेटिंग हो, क्या चीज़ें हों। फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि आप जो भी काम करें वो बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह का हो। सबसे पहले वो जी आपका है जी फ्रंट जो है उसकी बॉडी जो उसका टेक्स्ट है, जो भी आप जब भी एक्सेल ओपन करें तो आप किसी और स्टाइल में लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टाइल ले सकते हैं। स्टाइल्स का इस्तेमाल क्या होता है और ये कैसे आप चेंज करते हैं ये मैं आपको होम के बटन में सिखा दूंगा। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है कि जब भी आप अपना एक्सेल ओपन करें, नई वर्कबुक लें, तो उसमें किस फ़ॉन्ट साइज़ में आपके जो वो लिखे जाएं, जो भी आप डाटा लिख रहे हैं वो किस साइज़ में लिखा जाए। ये सारी चीज़ें साइज़, स्टाइल और ये चीज़ें मैं आपको सारी
होम के बटन में बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल होता क्या है। उसके बाद ये है कि आप नॉर्मल व्यू पे जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं, नॉर्मल व्यू पे आए, पेज ब्रेक पे आए, लेआउट पे आए, लेआउट्स के बारे में ये जो है वो भी हम पढ़ेंगे। जब आप एक नई वर्कबुक को ओपन करते हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स ओपन होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने एक्सेल आपके बार सामने 2 से 3 मरतबा ओपन किया तो मेरे पास 3 आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ या 1 कर देता हूँ तो जब भी मैं एक नई वर्कबुक को ओपन करूँगा तो मेरे पास सिर्फ उतनी ही शीट्स आएंगी। यूज़र नेम में आप अपना नाम दे सकते हैं या ताकि आप अपने या सिस्टम का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो विंडो का नाम है, जो जब विंडो हुई थी जो यूज़र नेम दिया गया था वो आ रहा होता है। आप यहाँ पे अपना कस्टम नेम भी दे सकते हैं। इससे होता यह है कि आपकी फ़ाइल जहाँ भी जाएगी साथ साथ आपका यूज़र नेम भी जा रहा होगा कि ये किस यूज़र ने फाइल बेसिकली क्रिएट की थी। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आती हैं वो फार्मूलाज की है। फार्मूला के टैब में जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ये आपकी सारी फार्मूला से रिलेटेड हैं कि किस तरह से आप इसके फार्मूलाज काम करते हैं एक्सेल के, और किस तरह से आप वर्कबुक में जो है वो मैथमेटिकली या कोई भी जो आपका डिजिट से रिलेटेड चीज़ है उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं आपको यहाँ पे फार्मूला के टैब में जाकर बताऊँगा। जब आप एक्सेल को थोड़ा सा सीख चुके होंगे तो उस वक्त ये आपके लिए इतना टिपिकल नहीं लगेगा, लेकिन अभी से अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो ये आपके लिए बिल्कुल ही टिपिकल होगा। ये सारी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, आप कहेंगे ये पता नहीं क्या अभी अलजबरा बता रहा है तो हमें तो इसकी समझ नहीं आ रही। उसके बाद जो आपके पास आता है वो प्रूफिंग है। प्रूफिंग में जस्ट इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलता हूँ। इसमें सबसे पहले है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट की ऑप्शन ये है कि आप एक चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं, मसलन लर्न को मैं बार बार यूज़ करता हूं तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं लर्न लिखूं तो मेरे चैनल का पूरा नाम लिखा जाए। या फॉर एग्जांपल आप यहां पे कुछ भी एटसेट्रा लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं इसको ऐड करके आपको दिखाता हूं। ओके करते हैं, ओके करते हैं। जैसे ही लर्न लिख के मैंने एंटर किया तो देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पूरा हो जाता है लफ्ज़ जो भी है। ये प्रोफेशनल लोग इस ऑप्शन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मसलन आप एक लंबा सेंटेंस है या आपको स्कूल का या आपके डिपार्टमेंट का एक नाम है जो लंबा चौड़ा है, आपका एड्रेस है, तो आप उसको हर बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है। तो आप उसके लिए यहाँ पे वो एक छोटी जैसे कह सकते हैं कि शॉर्टकट की बना लेते हैं। मसलन यहाँ पे मैं लिखता हूँ PAK पाक, ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है तो इसको अभी मैं अमेंड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं पाक लिखूं तो ये आई लव पाकिस्तान लिखा जाए, तो ये इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ओके करते हैं। ये अभी इसका इफेक्ट आप देखें कि मैंने पाक जस्ट लिखा है, इंटर किया है, तो ये पूरा फिक्रा आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये बेसिकली उस वक्त आप यूज़ करते हैं जब एक फिक्रा आपके पास बार बार रिपीट हो रहा हो और वो काफ़ी लंबा हो, लेंथी हो, तो आप उसको शॉर्ट की उसकी बना लेते हैं। उसके बाद है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, के जो आपके लफ्ज़ होते हैं वो सारे कैपिटल हों तो उसमें ये आपकी ग्रामर की या जो स्पेल की वो मिस्टेक को नहीं शो करेगा। अगर इसको हम अनचेक कर देते हैं तो आपके लफ्ज़ चाहे कैपिटल हैं या स्मॉल हैं तो जो भी लफ्ज़ आप गलत लिखेंगे ये उसको हाईलाइट करेगा कि ये आपका जो लफ्ज़ है वो गलत है। और ये भी वही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें यह है कि वो नंबर को इग्नोर कर दे जिसमें आपने न्यूमेरिक यानी कि गिनती के लफ्ज़ इस्तेमाल किए होंगे, जिस वर्ड में वो उसको ग्रामर या अल्फ़ाबेटिकली ये कुछ भी उस पर एरर नहीं देगा कि इसकी ग्रामर गलत है या इसके स्पेल गलत हैं। एड्रेस की जो लाइनें हैं वो कह रहा है कि उनको वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें एड्रेस में आती हैं जो कि डिक्शनरी में मौजूद नहीं होती, तो इसलिए ये उसको इग्नोर कर देगा, ये उसको एक गलती नहीं बताएगा। उसके बाद यहाँ पे ये इन्फोर्स असिस्टेंट अपर केस इन फ्रेंच वगैरह का तो हम यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ फ्रेंच वालों के लिए है। और यहाँ पे है सजेस्ट फ्रॉम मेन डिक्शनरी ओनली, कि जो चीज़ भी आप लिख रहे हैं तो उसके लफ्ज़ जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल पे मैसेज टाइप करते हुए आप एक लफ्ज़ लिखते हैं तो उसके अगले जो लफ्ज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन होनी शुरू हो जाती है कि आप ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें। इसी तरह यह है कि अगर आप
एक ही फाइल पे बार बार काम कर रहे होंगे तो ये अगर इसका ऑप्शन को आप ऑन करते हैं तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली लफ्ज़ आगे से आगे बताता जाएगा कि अभी ये लिखें ये लिखें। कस्टम डिक्शनरी में आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं। मसलन अभी तो हम इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें कोई और डिक्शनरी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस पर डिक्शनरी जो भी पड़ी होगी उसको यहाँ से ब्राउज करें और इसको ओपन करके ऐड कर दें। मसलन आप फ्रेंच, रशियन, कोई भी जो भी डिक्शनरी आप किसी भी लैंग्वेज की जो ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये ऑल लैंग्वेजेस की डिक्शनरी अवेलेबल है, आप जो भी करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। बाद जो आपके पास आ रहा है वो जी फ्रेंच मोड है, स्पेनिश मोड है, डिक्शनरी लैंग्वेज है। लैंग्वेज की तो हमें समझ आ रही है कि हम अपनी डिक्शनरी की कौन सी रख सकते हैं, वो हमने मोस्टली इंग्लिश ही होती है, हमारी ऑफिस वर्क जो है वो इंग्लिश में होता है। लेकिन इनके बारे में मैं नहीं जानता, आपको मैं सीरियसली ये इसलिए बताता जो उनको मैं ऐसे ही आपको गलत गाइड कर दूं, क्योंकि ये फ्रेंच और स्पेनिश से हमारा कभी तलक वास्ता नहीं रहा। ये सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए हो सकता है जो ये लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। उसके बाद सेव का डायलॉग बॉक्स है, सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन में सबसे पहले है कि आपका फाइल फॉर्मेट किस फाइल में फॉर्मेट में सेव हो। इसमें आपका ये नॉर्मल वर्कबुक है, मैक्रो इनेबल वर्कबुक है। मैक्रोज क्या होते हैं ये भी मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। बाइनरी वर्कबुक है, ये इसमें सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट्स आएंगे, सॉरी आपके न्यूमेरिक्स आएंगे। तो उसके बाद एक्सेल की जो ओल्ड वर्जन वर्कबुक है आप उसमें इसको सेव करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ साथ हम पढ़ते भी जाएंगे ये क्या है। XML डाटा है कि आप वेब पेज के लिए बना रहे हैं, सिंगल वेब पेज पे बनाना चाह रहे हैं, पूरा बना रहे हैं। टेम्पलेट से मुराद ये होगा कि आप अपनी वर्कबुक को एक टेम्पलेट देना चाह रहे हैं, एक ऐसी डमी फाइल देना चाह रहे हैं कि जो भी इसमें डाटा सेव करेगा वो उसी वक्त उसकी एक नई फाइल बना देगी, लेकिन आपकी ओरिजिनल फाइल जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। उसके बाद ये CSV फाइल्स हैं, ये मोस्टली हम जो अपने कॉन्टैक्ट वगैरह है उनको सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ फार्मेट्स हैं। बाकियों का बारे में ना तो मैंने कभी इतना यूज़ किया है, ना ही इनके बारे में मैं आपको कोई गलत गाइड करना चाहता हूँ। बाकी अगर किसी का कोई यूज़ है तो वो आप उसका उस हिसाब से उस फाइल को सेव के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है कि सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी, कितने मिनट्स के बाद जो है आपके पास जो आपकी वर्कबुक सेव होती रही। आप अपने काम में बहुत मसरूफ़ थे, आप उसको ऑटोमेटिकली जो हर खुद से कंट्रोल एस से या सेव के बटन से उसको सेव नहीं करना भूल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेल है वो आपकी फ़ाइल को कितनी देर के बाद सेव करता रहे। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम मिनिमम टाइम जितना भी कर सकते हैं वो कर लें, ताकि आपकी फ़ाइल जो है अगर आप भूल भी जाते हैं, गलती से आपकी लाइट चली जाती है, आप लैपटॉप पे नहीं है या आप कहीं पे आपकी फ़ाइल गलती से क्लोज़ हो जाती है, तो वो कम अज़ कम आपके पास सेव होती रहे। अगर आप सेव करना भूल भी गए तब भी आपकी फ़ाइल सेव हो रही हो। उसके बाद ये है कि ऑटो रिकवरी जो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिक सेव हो रही है वो कहाँ पे सेव हो, और जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है आप जब भी अपनी एक्सेल की वो फाइल ओपन कर सेव करें तो डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पे जाए कि सबसे पहले वो आपको कौन सी जगह पे दिखाए कि आप अपनी फ़ाइल सेव करें। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आ रही है वो डिसेबल ऑटो रिकवरी फॉर दिस वर्कबुक ओनली। वो कह रहा है कि जिस वर्कबुक पे आप काम कर रहे हैं इसको ऑटो सेव करने से अगर आप बंद करना चाह रहे हैं तो इसको अनचेक कर दें। ये ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आप सेव करना भूले भी हों तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव हो रही होती है। उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास आता है उसमें यह है कि अगर आप ऑफलाइन चले जाते हैं, आप कहीं किसी सर्वर पे काम कर रहे थे, आपके अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ये एक्सेल फाइल नहीं थी, जबकि वो फाइल आप कहीं और कंप्यूटर से लिंक थे इंटरनेट के थ्रू या आपके लोकल ऑफिस के वर्क ग्रुप के थ्रू, तो आप वहाँ पे काम कर रहे थे, वो कहाँ पे सेव हो। उस तरह की ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे कि वो आपकी जो है ऑनलाइन फाइल थी वो कहाँ पे सेव हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लैंग्वेजेस का। आप यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, या जो भी कोई आप लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड एडिशनल लैंग्वेज पे जाते हैं, यहाँ से आप अरबिक, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की लिस्ट है, जिसको भी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और वो फाइल आपकी जो है वो लैंग्वेज जो है आपकी एक्सेल वर्कबुक में भी हो जाएगी। ये देखें, इसको अभी इनेबल में कर देता हूँ, तो ये अभी उर्दू की जो लैंग्वेज है वो भी मेरी यहाँ पे एक सेट हो गई, या उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैं
काम कर सकता हूँ। उसके बाद एडवांस में आपके पास है जी आफ्टर कि जब भी आप जो अपना इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो क्या करें, ये रॉक डाउन में जाए, लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, अप हो जाए। तो जैसे ही इसकी ऑप्शन मैं ये दिखाता हूँ कि ये देखें, जैसे हमने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा तो इंटर प्रेस करते हैं तो ये नीचे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे डाउन का ऑप्शन लगा हुआ था। तो जैसे ही हम इसको ऑप्शन को चेंज कर देंगे लेफ्ट राइट का, तो वही उसी सिमत में जाएगा हमारा कर्सर। मसलन हमने इसको लेफ्ट किया तो ये इस तरह लेफ्ट को मूव करेगा, राइट किया तो राइट को आएगा, अप डाउन जो भी हमने इसको वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे तो इंटर करते ही ये सेल हमारा उस तरफ मूव करेगा। जी तो व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स में, वो आती है हमारे पास डेसिमल प्लेस के आप अपनी जो भी मैथमेटिकली अमाउंट लिखते हैं तो उसमें कितने डेसिमल हों। इसी तरह ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे आपकी जो फाइल है उसका साइज़ आ रहा होता है, उसका प्रिंट लेआउट, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें क्योंकि इसका इतना मैटर इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद हम चलते हैं कस्टमाइज रिबन पे। ये एक समझने वाली चीज़ है क्योंकि इसमें आप अपने जो रिबन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस चीज़ को हम रिबन कहते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी ऑप्शंस चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए, तो वो आप उनको प्लस माइनस करते हैं। जैसा कि इसमें होम में आपको फाउंट पे और अलाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप इस पे नहीं काम करना चाह रहे हैं, आप ये यूज़ नहीं करते, तो आप इनको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे अपने होम पे, ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को आप यहाँ से रिमूव कर दें तो ये देखें जी, ये यहाँ से हमारा अलाइनमेंट जो है वो रिमूव हो गया है। तो बस आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा अलाइनमेंट का जो टैब है वो रिमूव हो गया अभी, लेकिन हम तो उस पर मोस्टली काम करते हैं, तो हम उसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए हमारे कस्टमाइज रिबन पे जाते हैं और यहाँ से हम, ये आपके पास पॉपुलर कमांड है जो मोस्टली यूज़ होती हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसमें आपके पास कमांड नॉट इन रिबन, ये कमांड है जो आपके पास रिबन में शो ही नहीं हो रही, लेकिन आप इनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑल कमांड्स हैं। ये बहुत सारी पूरे एक्सेल की सारी कमांड्स 1 बाई 1 आ रही हैं, लेकिन वो पूरा हमारा मेन था तो हम उसको मेन टैब पे जाते हैं। होम में वो होती है मोस्टली, ये अलाइनमेंट है तो हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये देखें अलाइनमेंट की जो है वो सबसे लास्ट पे चली गई है। तो हम इसको मज़ीद अब इसकी जगह पे लाने के लिए क्या करेंगे कि हम इसकी अलाइनमेंट को यहाँ से उठा के इसको अप ले जाते हैं। ये क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के बाद होती है। ये देखें, ये अपनी जगह पर आ गई है। ये होता है आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन ऑफ करते हैं या कोई नया ऑप्शन ऐड करने के लिए इसको कस्टमाइज रिबन का यूज़ करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में ये है कि ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे जो आप बटन्स हैं जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में मसलन आप कॉपी का बटन ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऐड कर दें। उसके बाद आपने डिलीट सेल मोस्टली यूज़ करते हैं, या आप इंसर्ट सेल मोस्टली इंसर्ट तो होती हैं, आप डिलीट सेल का ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप यहाँ पे ये देखें आपके ऐड हो गए, ये यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ से ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है कि आप जल्दी से जिसको भी असेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारा जो था आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगले ऑफिस में हम इसके होम, इंसर्ट और बाकी जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि अगला जो लेक्चर है वो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।